नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग मिडवाइफरी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। और इसीलिए इससे हम लोग जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न छूटे नहीं। तो चलिए इसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक आप लोगों की एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस टॉपिक को मजबूत करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन देख रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इसका हम लोग देख चुके हैं। लगभग इसका आप सब ने स्टार्टिंग से क्लास किए होंगे तो आप सबको पता है 300 प्लस क्वेश्चन इसका देख चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइएगा। संडे है फिर भी आप लोगों का क्लासेस चलेंगे, क्योंकि थोड़ा कम समय चलेंगे लेकिन क्लास होगा ज़रूर। तो चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निषेचित, यहाँ पर थोड़ा सा इसका सही कर लीजिएगा, निषेचित लिखा हुआ है, निषेचित इस तरीके से लिखा गया है। जहाँ पर दिक्कत आएंगे वहाँ पर हम लिख देंगे निषेचित लिखा हुआ है। निषेचित डिंब का अंतरकाशी आरोपण पूरा होता है। कह रहा है कि निषेचित डिंब का अंतरकाशी आरोपण कब पूरा होता है या पूरा होता है, 15वें दिन, 11वें दिन या 20वें दिन या दूसरे दिन। तो ये कब पूरा होता है? ये निषेचित जो डिंब अंतरकाशी आरोपण होता है वो 11वें दिन होता है। कब होता है? तो 11वें दिन जाके होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला हम लोगों का क्वेश्चन है कि परिपक्व अपरा में रक्त का आयतन लगभग होता है। जो परिपक्व अपरा है, जब अपरा परिपक्व हो जाता है तो उस समय रक्त का जो आयतन है वो लगभग कितना हो जाता है? 500 ml मिलीलीटर या 150 मिलीलीटर, 1000 या 50 मिलीलीटर। तो ये कितना होता है? तो परिपक्व अपरा में जो रक्त का आयतन है वो लगभग 500 मिलीलीटर होता है। कितना होता है? तो 500 मिलीलीटर होता है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि एमनियोटिक द्रव, एमनियोटिक को भी यहाँ पर सही कर लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो जाता है, हर्षिकार यहाँ पर होना चाहिए टर्म में, तो पीछे चला गया। ठीक है, और कुछ दिक्कत है नहीं, तो इसको इस तरीके से लिखा रहेगा, एमनियोटिक। क्या होगा? एमनियोटिक। इससे आगे एक क्वेश्चन है वहाँ पर सही लिखा हुआ है। कह रहा है कि एमनियोटिक द्रव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा। कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य वाला को नहीं खोजना है, जो असत्य है उसको खोजना है। तो चलिए हम लोग अपने ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि परिपक्वता में लगभग 600 से 800 ml होता है, या एमनियोटिक द्रव परिपक्वता में लगभग 600 से 800 ml होते हैं, या यह प्राकृतिक में क्षारीय होता है। मतलब क्षारीय और अम्लीय समझते हैं ना। क्षारीय जैसे क्या, मतलब कि उसको मापने का मापदंड भी होते हैं, जैसे पीएच स्केल से उसको मापा जाता है। और वैसे हम यदि बात करें तो क्षारीय स्वाद में नमकीन या क्षारीय कैसे होता है? नमकीन होते हैं। और अम्ल कैसे होते हैं? तो खट्टा होते हैं। और इस तरीके से पीएच के टर्म में उसको मापा जाता है, क्षारीय अम्लीय को। तो देखिए 7 से अगर कम है, मान के चलिए 0 से लेकर 7 से कम 6 तक है, तो इतना है तो ये अम्लीय होगा। 7 से लेकर 7 से ज़्यादा, मान के चलिए 8 से लेकर 14 तक है, इतना के बीच में अक्सर होते हैं, तो ये क्षारीय होता है। जब सबसे जो जिसका मान 14 आ जाता है वो प्रबल क्षार कहलाता है, और जिसका मान 0 रहता है जैसे HCl का, वो सबसे मतलब कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कहलाता है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। और जिसका मान 7 होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। जैसे कि क्या हो गया? आपका शुद्ध जल हो गया। वो सब क्या है? मतलब कि आपका उसका मान न तो वो क्षारीय है न अम्लीय है। तो क्षारीय समझिए। वही कह रहा है कि यह प्राकृतिक में क्षारीय रूप में होते हैं, या विशिष्ट गुरुत्व लगभग 1.01 है, या निकट अवधि
में इसका रंग सुनहरा हो जाता है। मतलब कि निकट अवधि आते आते इसका जो रंग है वो एमनियोटिक द्रव का वो सुनहरा हो जाता है। तो क्या इसका आपको क्या लग रहा है? ये बिल्कुल भी नहीं होता, उसका रंग में कोई ऐसा परिवर्तन सुनहरा नहीं देखने को मिलते हैं। ये भी उसका सही उत्तर है। आपको गलत खोजना था, मतलब कि एमनियोटिक द्रव परिपक्व में लगभग 600 से 800 ml हो जाता है। यह प्राकृतिक में क्षारीय रूप में पाए जाते हैं और इसकी विशिष्ट गुरुत्व जो होते हैं लगभग 1.01 होता है। ये मतलब कि निकट अवधि आते आते इसका रंग सुनहरा नहीं होता, यही आपको खोजना था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिपक्वता, क्या कह रहा है कि परिपक्वता के बाद एमनियोटिक द्रव का रंग होता है। तो अगर सुनहरा रंग का नहीं होता है तो आपके क्वेश्चन मन में ये प्रश्न जरूर आए होंगे कि सर होता है किस रंग का। तो ये जो परिपक्वता के समय में, जो परिपक्व के बाद मतलब एमनियोटिक जो द्रव है उसका रंग कैसा हो जाता है? तो हल्के भूरे रंग का हो जाता है। कैसे हो जाता है? तो मतलब कि हल्के नहीं, गहरे भूरे रंग का हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन मतलब कि इसका आंसर ये मतलब आपको गलत खोजना था। तो उसका तो रंग कैसे होता है? हल्का भूरा रंग का होता है, लेकिन यहाँ पर दिया था सुनहरा रंग कहते, इसलिए ये मतलब कि गलत था ऑप्शन। और ये आपको इस क्वेश्चन में गलत ऑप्शन ही खोजना था आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमनियोटिक द्रव में उपस्थित कार्बनिक यौगिक, मतलब कार्बनिक यौगिक आप लोग जानते हैं ना, जो मतलब कि जैसे कि जिसमें यौगिक में क्या मिला हो, कार्बन की मात्रा हो, तो वो क्या कहलाता है? कार्बनिक यौगिक कहलाता है। जैसे क्या CH4 हो गया, ये कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन हो गया। यही यदि हम बात करें COOH, इस तरीके से मतलब कि ये क्या है? एसिड है। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि CCl4, CCl3, इस तरीके से होता है ना। क्लोरोफॉर्म के जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो इस दौरान भी कार्बन उपस्थित होते हैं उसमें। तो इस तरह से कार्बन यदि उपस्थित रहता है किसी यौगिक में तो वो क्या कहलाता है? कार्बनिक यौगिक कहलाता है। ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, चाहे आपने 10th में चाहे 12th में, जब भी होंगे आप मौका मिला होगा आपने ज़रूर इसको पढ़े होंगे, क्योंकि आप सबके सिलेबस में सभी पढ़े होंगे, कोई एक ने सब पढ़े होंगे। तो वही कह रहा है कि एमनियोटिक द्रव में उपस्थित कार्बनिक यौगिक प्रोटीन, मतलब कि कार्बनिक, कौन से कार्बनिक यौगिक एमनियोटिक द्रव में उपस्थित होता है। देखिए यहाँ पर सारा क्वेश्चन किससे रिलेटेड आ रहा है? तो एमनियोटिक द्रव को लेकर आ रहा है। अगर आपके एग्जाम में एमनियोटिक द्रव से अगर क्वेश्चन आएंगे अगर एक दो कितना भी क्वेश्चन आए तो आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा, क्योंकि आपको सभी टाइप का क्वेश्चन बताया जा रहा है। अगर एमनियोटिक द्रव से किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो इसी नोट से रहेगा, और जो हम बता रहे हैं यही सब में से कोई एक आएगा। तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और आप लोगों को एक टाइप से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे बताते हैं, क्योंकि BTSC में बहुत सारे स्टूडेंट को पूरे मतलब कि डिटेल्स में नहीं बताया गया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ दिया था। क्योंकि जो इसको समझ में आ जाता है वो तो बना लेता है, एक क्वेश्चन बताएंगे वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन के समय में वो कंसंट्रेट करके ध्यान देकर सुन रहा होता है तो उसको बन जाता है। जो उतना कंसंट्रेट देकर नहीं सुनते हैं उसको सभी टाइप से क्वेश्चन बताने पड़ते हैं कि इस टाइप से ऐसे पूछेंगे, इस टाइप से ऐसे लिखा रहेगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि इस बार आप लोगों का एक भी क्वेश्चन छूटे, जो कि आप लोगों का आते रहे। वैसे तो एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन अपने आप कुछ क्वेश्चन गलत हो जाता है, आप सही भी बना कर आइएगा, आपको लगेगा कि हम सही बना कर आए हैं, लेकिन एग्ज़ाम के प्रेशर, वो भी कंपटीशन एग्ज़ाम के प्रेशर के कारण गलतियाँ हो जाते हैं। अगर आप सही से बना भी देते हैं पूरा, तब भी उसमें 5 से, अगर पूरा एक्यूरेसी है तो 5 से गलतियाँ होंगी, नहीं तो 10-15 इस तरीके से गलती हो ही जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन आते रहेंगे तभी ना आप सही करके आइएगा। तो इसमें क्या था हमारा क्वेश्चन? कह रहा था कि एमनियोटिक द्रव में उपस्थित कार्बनिक यौगिक, मतलब एमनियोटिक द्रव में कौन से कार्बनिक यौगिक उपस्थित होता है? प्रोटीन, लिपिड और ग्लूकोज, यूरिया,
यूरिया और यूरिक एसिड या सभी। तो कौन सा कार्बनिक यौगिक उपस्थित होते हैं एमनियोटिक द्रव में? तो ये सब उपस्थित होते हैं। क्या क्या? तो ये आपका हम बात करें तो इसमें कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन हो गया, प्रोटीन में भी कार्बन की मात्रा होती है। प्रोटीन भी उपस्थित होता है, लिपिड ग्लूकोज भी उपस्थित होते हैं। ग्लूकोज का तो फॉर्मूले में सी आता है। उसके बाद यूरिया, यूरिक एसिड, इसमें भी क्या होता है? तो कार्बन की मात्रा मतलब कार्बनिक यौगिक सब में कार्बन के मतलब जैसे कि इसका फॉर्मेशन लिखने जाइएगा तो सब में कार्बन की मात्रा उपस्थित है। कार्बन से मिलकर ही बने हुए हैं ये सारे जो भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मतलब ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य असत्य है? दिया गया आपके ऑप्शन में कुछ वाक्य है, वो कह रहा है कि आपको इसमें से असत्य को खोजना है। कह रहा है कि गर्भ अवस्था, इसमें ऑप्शन बड़ा हो जाएगा तो घबराइएगा नहीं। हल्के जितना बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को लगेगा ना, वो उसमें सारा पॉइंट एक एक करके दे दिया रहता है जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। वो क्वेश्चन बनाना उतना ही आसान रहता है और उसमें गलती हो अगर बन गया तो गलती होने की चांसेस कम रहती है। तो पहला ऑप्शन है कि गर्भ अवस्था के दौरान गर्भाशय का आकार बढ़ जाता है। इसमें असत्य खोजना था, ये तो होगा नहीं, ये तो सत्य है ना कि मतलब गर्भ अवस्था जब धारण करते हैं तो गर्भ अवस्था के दौरान गर्भाशय का आकार तो बढ़ता ही है। ये तो कितने बार हम आपको बता दिए कितना वजन उसका बढ़ता है, ये पिछले क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, तो ये तो सही है, लेकिन आपको खोजना क्या है? क्वेश्चन के अनुसार गलत ऑप्शन खोजना है। गर्भ परिपक्वता के समय गर्भाशय का वजन लगभग 200 से 800 mgs होता है। तो ये नहीं होता, मतलब इतना इसका गर्भाशय का जो परिपक्वता के समय वजन नहीं होता। कितना होता है वो हमने आपको बताए हुए हैं। उसके बाद और भी सारा ऑप्शन है। जब हमारा यहाँ पर ऑप्शन मिल ही गया तो उसके बाद हमको जैसे ये सब ऑप्शन क्या दिया है कि 36वें सप्ताह के बाद गर्भ अवस्था का आकार गोलाकार हो जाता है। ये 36 सप्ताह जाते जाते क्या होता है? गोलाकार हो जाता है। तो ये भी आप लोगों को बताया हुआ है। तो मतलब कि ये परिपक्व के समय में जो गर्भाशय का वजन इतना नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएंगे। और गर्भाशय का वजन कितना होता है इसके बारे में हमने पूरे डिटेल्स में क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, इसीलिए और एक ही चीज़ को बार बार नहीं बताएंगे क्योंकि आगे का क्वेश्चन भी हमको देखना है। और इसलिए हम आप सबको कहते हैं कि आप लोग सभी क्लास अटेंड करिए। जो भी क्लास होता है सारे क्लास अटेंड करिए। अभी आप लोगों को मतलब सारे क्लास भी मिल रहे हैं और जो क्लास ज्वाइन किया उसको नोट्स सारा कुछ तो मिल ही जाते हैं। नोट्स मिल जाते हैं, एक्सप्लेनेशन वाला सारे नोट्स मिल जाते हैं, ऑब्जेक्टिव जो भी है क्वेश्चन का वो सारे कुछ मिल जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गर्भ अवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? और इसलिए आप लोग क्लास ज्वाइन करें ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट हो। ऐसे पढ़ते रहिएगा तो उसमें आपको रेगुलरिटी नहीं रहेंगे, आपके पास नोट्स नहीं रहेंगे। और क्लास ज्वाइन करने के लिए कम ही फ़ी रखे हैं। 4 महीना आपको पढ़ाएंगे, उतना नोट्स टाइप करवा के देंगे, उतना खर्च भी पड़ जाता है नोट्स टाइप करवाने में। और भी बहुत सारा टेस्ट सीरीज बाद में लाया जाएगा, तो बहुत ज़्यादा फ़ी आपसे लिया नहीं जा रहा है आप लोग के, ताकि रिजल्ट हो सके। और इसीलिए आप लोगों को बहुत कम में ही आपको सारा कुछ प्रोवाइड करवाया जा रहा है ताकि सब क्लास ज्वाइन कर सके। ये नहीं कि जिसके पास पैसा है वो क्लास ज्वाइन कर सके, जिसके पास नहीं है वो ज़्यादा फ़ी के कारण नहीं ज्वाइन कर सके। तो जिसके पास कम भी रहता है वो उसको डिस्काउंट भी मिल जाता है। वैसे भी अब आपको दिवाली के ऑफ़र दिए जाएंगे, अगर अब आप लोग एडमिशन लेते हैं तो दिवाली के ऑफ़र के तहत आपको कम ही प्राइस में क्लास अभी मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग क्लास के लिए इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके ज़रूर क्लास में जुड़ जाइएगा, नहीं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज आपको छूटेंगे। अभी क्लास रेगुलर चलेंगे, छठ के मात्र 2 दिन क्लास बंद रहेंगे और दिवाली के 1 दिन, बाद बाकी पूरी क्लासेज चलेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से गर्भाशय का महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? कह रहा है कि इनमें से कौन सा गर्भ अवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण है। जैसे क्या दिया है, फर्स्ट ऑप्शन आपका है कि स्तन का आकार में वृद्धि। तो ये मतलब गर्भ अवस्था के दौरान स्तन के आकार में वृद्धि नहीं होता है।
उस समय में उसकी वृद्धि नहीं होती है। जैसे कि जब स्तन पार करवाने की मतलब कि समय आता है तो उस समय में कर सकते हैं, लेकिन मतलब कि गर्भ अवस्था के दौरान उसके महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, तो उसमें से महत्वपूर्ण लक्षण क्या होते हैं, जैसे कि बड़ा स्तंभ एवं गहरा रंजित निप्पल, ये भी नहीं देखने को मिलते हैं। स्तन में स्त्राव का निचोड़ना, जिसने कभी स्तनपान नहीं किया, मतलब कि कह रहा है कि स्तन के स्त्राव का निचोड़ना, जिसने कभी स्तनपान नहीं कर मतलब कि कराया है। जैसे क्या, जो फर्स्ट बेबी को जन्म देंगे उसका वो तो स्तनपान करवाए होंगे, जो फर्स्ट बेबी का जन्म देंगे वो स्तनपान नहीं करवाए होंगे। जो मतलब कि एक से दूसरे बेबी का जन्म दे रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि स्तनपान करवाए रहते हैं, तो इसमें वो मतलब कि ये निचोड़ वाली जो स्थिति है वो कम देखने को मिलती है। और इसका महत्वपूर्ण लक्षण ये भी है कि मतलब कि उसके आकार में, स्तन के आकार में वृद्धि, बड़ा स्तंभ एवं गहरा रंजित निप्पल, ये भी है, लेकिन महत्वपूर्ण आपको लक्षण खोजना था। तो सबसे मतलब सटीक और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि स्तन के स्त्राव का निचोड़ना, जिससे कि जिसने कभी स्तनपान नहीं कराया है। ठीक है, ये सभी है इसी का टाइप, मतलब कि उसका लक्षण ही है, गर्भ अवस्था का ही लक्षण है। लेकिन यहाँ पे वृद्धि लिख लीजिएगा, यहाँ पे वृद्धि मिट गया, वैसे तो लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, तो वृद्धि इस तरीके से लिख लीजिएगा। तो ये सब लक्षण है, लेकिन महत्वपूर्ण लक्षण आपका ऑप्शन नंबर सी ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे आम और आदर्श पैल्विक कौन सा है। तो सबसे आम मतलब कि सबसे सरल या आदर्श, सबसे सरल भी है और सबसे आदर्श भी है। आइडियल पेल्विस किसको कहा जाता है, जैसे कि एंड्रोयड या गैनेकोइड या प्लेटीपेलॉइड या एलेंथ्रोपाइड। तो क्या होता है, सबसे आम और आदर्श जो पैल्विक है वो आपका क्या है, गायनेक्वाइड। क्या है, गायनेक्वाइड। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गर्भ अवस्था के दौरान रक्त की मात्रा में कुल वृद्धि कितने होते हैं। तो गर्भ अवस्था के दौरान रक्त की जो मात्रा है उसमें जो वृद्धि होती है वो लगभग 1500 ml होती है। कितना होते हैं, 1500 ml होते हैं, क्योंकि गर्भ अवस्था के दौरान आप सारे न्यूट्रिएंट्स और भी पोषक तत्व लेते हैं, तो स्वाभाविक सी है कि रक्त में वृद्धि होंगे ही। तो वही कह रहा है कि गर्भ अवस्था के दौरान रक्त की मात्रा में कुल वृद्धि लगभग कितना होते हैं, मतलब कि कितना होते हैं, तो 1500 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्मोन, क्या कह रहा है कि वह हार्मोन जो इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही करवा के आप लोगों को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि गर्भ अवस्था के दौरान हार्मोन उदान के पावर हाउस के रूप में कार्य करने वाली संरचना कौन सी है। कह रहा है कि गर्भ अवस्था के दौरान हार्मोन उदान के पावर हाउस के रूप में कौन कार्य करने वाली संरचना है। कार्ब्स, ल्यूटियम, नाल, गर्भाशय या स्तन। तो कौन से होते हैं, तो ये नाल जो होते हैं, नाल के बारे में हम आपको होगा तो कल थ्योरी क्लास में बता देंगे, क्योंकि अब वो क्लास का लास्ट पीरियड है। अभी थ्योरी बताना उतना इफेक्टिव नहीं होंगी, क्योंकि आप सब बहुत सारे स्टूडेंट पूरा क्लासेज अटेंड नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसको मिस हो जाएगा। आप लोग पूरा क्लास अटेंड करिए, सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए BBA होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HCG के बारे में हमने आपको बहुत बताए हैं। ठीक है, बहुत डिटेल्स में हमने आपको बताए हुए हैं, यहाँ पर डिटेल्स में चर्चा नहीं करेंगे। कह रहा है कि HCG का प्रमुख जैविक कार्य, जैविक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जैविक, क्या लिखा हुआ है, जैविक लिखा हुआ है। कह रहा है कि HCG का प्रमुख जैविक कार्य क्या है, गर्भ अवस्था के 6ठे सप्ताह तक कार्ब्स, ल्यूटियम का रखरखाव करना,
या मृत थायराइड ग्रंथि का उत्तेजित करना, या स्तन के आकार में वृद्धि, योनि के अतिवृद्धि, या क्या इसका मतलब कि HCG का प्रमुख कार्य क्या है। तो HCG का प्रमुख कार्य क्या होते हैं। HCG का प्रमुख कार्य है कि गर्भ अवस्था के छठे सप्ताह तक कार्ब्स ल्यूटियम का रख रखाव क्या है कि छठे सप्ताह तक क्या करता है ये, तो कार्ब्स ल्यूटियम का रख रखाव करता है, ठीक है, केयर करता है कौन, HCG। इसके बारे में हमने डिटेल्स में बताए थे। ये एक तरीके से हार्मोन है जो कि मूत्र और क्या चीज़ में मिल जाते हैं, तो ब्लड में ये मिल जाते हैं, जिससे कि गर्भावस्था की स्थिति का भी पता लगता है HCG के ही माध्यम से। होगा तो कल इसका भी रिपीटेशन कर देंगे। वैसे हमने इसके बहुत डिटेल्स में बताए हैं, इसका फुल नोट्स एक्सप्लेनेशन का भी आपको मिल चुका है। अगला कह रहा है कि ह्यूमन, और एक ही चीज़ को बार बार बताते रहेंगे तो आगे का क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, और जो क्लास नहीं किया उसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन करने पर तो वो सारा मिल ही जाएगा आपको। कह रहा है कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाइडोट्रोफिन का कार्य क्या है। गर्भ अवस्था के 7वें सप्ताह तक कार्ब्स ल्यूटियम का रख रखाव करता है। ये तो हम लोग अभी देखें कि कौन इसका रख रखाव करता है, HCG करता है, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। इसके बाद बड़ा ऑप्शन देखकर आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। क्या कह रहा है कि यह टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करने के लिए पुरुष भ्रूण की लेडिंग कोशिका को उत्तेजित करता है, ये भी नहीं करता है। दूध का उत्सर्जन, ये भी इसका कार्य नहीं है। किसका, तो ह्यूमन कार्योनिक गोनाड्राइनोट्रोफिन का। तो HC जो यहाँ पर हम लोग लिखे हुए थे HCG के बारे में, तो उसका कह रहा था कि उसके बाद का है कि उसका जो प्रमुख कार्य जैसे क्या है HCG, सॉरी इसमें हमको थोड़ा सा बताने में हो गया था, ऑप्शन इसका D सही हो जाएगा। अभी हम देखे थे HCG मतलब कि HCG का ही फुल फॉर्म है ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाड्रोट्रोफिन। इसको अच्छा से लिख लीजिए, ह्यूमन तो ठीक है, कॉरियोनिक है, कॉरियोनिक गोनाडोट्रोफेनी। इसका मतलब कि प्रमुख कार्य क्या था, अभी हम लोग देखे थे कि गर्भावस्था के 6 सप्ताह तक कार्पस ल्यूटियम का रख रखाव करता है, ये भी इसका कार्य था। और इसका एक और कार्य क्या होता है, मतलब पुरुष के भ्रूण के लेडिंग को कोशिका को उत्तेजित करना HCG का कार्य ही है। तो ये आपको मतलब कि इसका इस तरीके से 2 ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर D में दिया गया था, इसलिए कन्फ्यूज भी हो गए थे। 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर सही दिख रहे थे, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। HCG का होगा तो कल हम लोग एक्सप्लेन करके समझ भी लेंगे। अगला है कि रक्त में HCG की मान अधिकतम किसके बीच में पहुँचता है। तो रक्त में HCG का मान कितना पहुँचता है, तो मतलब कि 60 से 70 दिन तक। कितने में, मतलब कह रहा है कि रक्त में HCG जो हार्मोन है उसकी मात्रा अधिकतम किस समय तक पहुंच जाता है, तो ये 60 से 70 दिन तक में जाके पहुंच जाता है। तो इतना क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, और HCG के बारे में बहुत यहाँ पर क्वेश्चन है, लगभग 4 क्वेश्चन आए। तो HCG के बारे में हम लोग कल डिटेल्स में थ्योरी वाला क्वेश्चन भी देख लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जिन भी कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में ज़रूर जुड़ जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज चल रहे हैं, नहीं तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज छूट जाएगा, ठीक है।